फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए जो कि यूएस की एजेंसी है जो कि दवाइयों को अप्रूव करती है, उसने अभी हाल ही में स्किज़ोफ्रेनिया के लिए एक नई तरह की दवा को अप्रूवल दिया है जो कि अपने में एक अलग ही तरह की दवा है और वो कुछ नए मैकेनिज्म से स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज करती है। और जो पुरानी दवाइयाँ थीं जिसमें कि वेट गेन और सेडेशन जैसे साइड इफ़ेक्ट आते थे, ये दवा उन जैसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं लाती। अभी तक जितनी भी दवाइयाँ स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को कम करती थीं, वो डोपामीन के रिसेप्टर्स को टारगेट करती थी। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि ब्रेन में कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार होता है और उसके लेवल में आने वाले इम्बैलेंस की वजह से ही डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के सिम्टम्स आते हैं। तो जब डोपामीन के रिसेप्टर्स पर जाकर ये दवाइयाँ अपना इन्फ्लुएंस लाएगी तो हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स के सिम्टम्स में कमी आती है और इन सिम्टम्स को कम करने में ये जो एंटीसाइकोटिक दवाएं अब तक रही हैं, ये काफ़ी सफल भी रही हैं। तो जहां एक तरफ तो ये जो एंटीसाइकोटिक दवाएं हैं डोपामीन रिसेप्टर वाली, ये काफ़ी हद तक पेशेंट्स की कंडीशन को मैनेजेबल बना देती हैं, पर इन दवाइयों की एक बड़ी प्रॉब्लम है। इनसे काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है कि पेशेंट का वज़न बढ़ जाता है। और क्योंकि पेशेंट को ये दवाइयाँ लंबे समय तक लेनी पड़ सकती हैं, वज़न भी इस वजह से बढ़ा रहता है, तो ऐसे में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है और इस वजह से बहुत से स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स वक्त से पहले ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। साथ ही ये जो दवाइयाँ हैं ये पेशेंट को काफ़ी सुस्त कर देती हैं, बहुत नींद लाती हैं और कई सारी दूसरी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी कॉज करती हैं जो कि इनका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। और कई बार जब पेशेंट से दवाइयाँ लेना छोड़ भी देते हैं तो भी उसके बाद इन दवाओं से आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स पेशेंट्स फेस करते रहते हैं, जिसमें कि खासकर उनको मोटिवेशन फील नहीं होती और इमोशंस में भी बहुत एक्साइटमेंट फील नहीं होता। अब एक नई दवा एफडीए ने अप्रूव की है जिसका नाम है कोबेनफाई, जिसे पहले कार एक्सटी के नाम से जाना जाता था। ये दवा भी डोपामीन के रिसेप्टर्स पर तो काम करती है पर इनडायरेक्ट तरीके से काम करती है और सबसे पहले ये एक और न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, उसको अफेक्ट करके ये डोपामीन के लेवल्स में बदलाव लाती है। तो इस तरह से ये एसिटाइल कोलिन और डोपामीन दोनों के लेवल्स में बदलाव लाती है जिसकी वजह से पेशेंट के सिम्टम्स में काफ़ी कमी आती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ना ही सिर्फ ये डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के सिम्टम्स को ख़त्म करेगी, साथ ही पेशेंट के अंदर जैसे मोटिवेशन नहीं रहती, ज़्यादा कुछ अच्छा फील नहीं कर पाते, सोशलाइज नहीं कर पाते, इस तरह के सिम्टम्स को कम करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगी ये नई दवा कोबेनफाई। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते थे जिनको कि पुरानी वाली एंटीसाइकोटिक दवाएं बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर पाती थीं। कई डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नए मैकेनिज्म से स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज किया जाएगा। पिछले करीब 30-40 सालों तक एक ही टाइप के मैकेनिज्म समझे जाते थे जिनसे कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को टारगेट किया जाता था। पर जैसे जैसे शोध होते गए, जैसे जैसे वैज्ञानिकों की समझ और ज़्यादा बढ़ती गई, तो कई वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना कुछ नए मैकेनिज्म्स के ऊपर भी दवाइयां बनाई जाएं और उन रास्तों से स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को कम किया जाए, चाहे वो इनडायरेक्ट रास्ते ही क्यों ना हो, पर ऐसे रास्ते जिनसे कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स कम हो सकते हैं। तो इसमें पहली बार ये सफलता मिली है वैज्ञानिकों को। वैसे तो ये जो नई दवा है इस पर बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुआ है। अब तक कुल मिला के 3 ऐसे क्लिनिकल ट्रायल हैं जिनके आधार पर इस दवा को अप्रूवल मिला है और ये सभी जो ट्रायल हैं इसके अंदर जो दवा का जो इलाज है उसको केवल 5 हफ्तों तक ही टेस्ट किया गया है। तो मतलब 5 हफ्ते मतलब 1 से सवा महीने तक ही इनको टेस्ट किया गया है। उसके बाद इन दवाओं को लेने से क्या फायदे या नुकसान होते हैं, किस तरह के साइड इफेक्ट्स पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म यूज इस दवा का कितना अच्छा या कितना बुरा हो सकता है, इस बारे में अभी वैज्ञानिक और डॉक्टर कुछ नहीं जानते। खासकर कि एक चिंता का विषय डॉक्टरों में रहता है कि कई सारी एंटीसाइकोटिक दवाइयां अगर लंबे समय तक ली जाएं तो उनसे कुछ मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पर इस दवा से क्या ऐसे कुछ डिसऑर्डर होंगे, क्या ऐसे कुछ मोटर सिम्टम्स पेशेंट डेवलप करेगा, इसके बारे में अभी वैज्ञानिकों को बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब जो कि कोबेनफाई की मार्केटिंग करने वाली कंपनी है, उसने इस दवा के जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ समरीज को रिलीज किया है जो कि पेशेंट्स के अपने एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने लंबे समय तक इस दवा को लिया था। एटलीस्ट 1 साल तक इस दवा को लेने के बाद पेशेंट्स ने ऐसा बताया है कि उनको बहुत ज़्यादा
मेटाबॉलिक चेंजेस एक्सपीरियंस करने में नहीं आए हैं और ना ही उनको कुछ मूवमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो टेस्ट भी किए गए हैं इन पेशेंट्स पे वो भी बताते हैं कि पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक चेंजेस नहीं आए हैं जो कि डोपामीन वाली दवाइयों से आते हैं, जैसे कि सेकेंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स में होता है। तो ये अपने में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि भले ही कुछ पेशेंट्स के अपने रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, पर इस पर एक बड़ी स्टडी जो है वो कुछ समय के बाद पब्लिश की जाएगी और उसमें इस चीज के बारे में ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाने के बाद इस दवा के किस तरह के असर आते हैं। इस दवा से जिस तरह के प्रोमिसेस देखे जा रहे हैं, तो ड्रग कंपनीज, जो दवाइयों की जो फार्मा कंपनीज हैं, उनमें इस चीज को लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये एक नए तरह के मैकेनिज्म से बहुत सारी और दूसरी बीमारियों में भी इलाज के लिए मददगार साबित हो सकती है, जैसे कि एल्जाइमर्स डिसीज में जिसमें कि मेमोरी इश्यूज होते हैं, साथ ही ऑटिज्म में जिसमें कि इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन और कुछ दूसरे इमोशनल इश्यूज में भी इसका फायदा देखा जा सकता है। साथ ही बायपोलर डिसऑर्डर के जो मेनिक फेजेस होते हैं उनमें भी इसके इफेक्ट को जांचा जा सकता है और इस तरह के शोध भी अब कई सारे वैज्ञानिक और फार्मा कंपनियां कर रही हैं। अगर कमर्शियल नजर से देखा जाए तो कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर इस दवा को डिमेंशिया के पेशेंट्स में, जिनमें कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन के भी सिम्टम्स आते हैं और वो काफ़ी डिसेबलिंग होते हैं और इन पेशेंट्स पर काफ़ी बड़ा रिस्क रहता है साइकोटिक सिम्टम्स का, अगर डिमेंशिया के पेशेंट्स में साइकोटिक सिम्टम्स को दूर करने में अगर इस दवा के अच्छे पॉजिटिव असर देख लिए जाएं, तो पूरे साल भर में ये उस कंपनी को 3 से 5 बिलियन डॉलर तक का रेवेन्यू दे सकती है, जो कि करीब 2.5 से 4 खरब रुपया आता है। वैसे ये दवा काफ़ी कॉस्टली है। ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब ने जो इसका होलसेल रेट इस टाइम पर रखा है वो कुछ ऐसा है कि जिसमें इस दवा का खर्चा महीने में $1850 का आएगा, जो कि करीब 1.5 लाख रुपए का बनता है। मतलब हर दिन करीब 5 से 5,500 हजार का खर्चा है इस दवा का, और पूरे साल भर में $22,500 मतलब करीब 18-19 लाख का खर्चा इस दवा का आएगा, जो कि बहुत कॉस्टली है। और ये अमेरिका के हिसाब से बताया, हिंदुस्तान के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कंपनी का ऐसा मानना है और वहां के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि ये जो दवा है ये स्विच करने में पेशेंट्स को मदद देगी, जिन्होंने पहले काफ़ी सारी एंटीसाइकोटिक दवाएं ली हैं और उन दवाओं से उनको कोई खासा या तो असर आया नहीं या उनके बड़े सारे साइड इफेक्ट्स रहते थे, और कई पेशेंट्स को दवाओं को डिसकंटिन्यू करना पड़ा उन सब साइड इफेक्ट्स की वजह से। तो कह सकते हैं कि कोबेनफाई दवा को लेने का एक बड़ा रीजन ये होगा कि पुरानी वाली एंटीसाइकोटिक दवाओं के साइड इफेक्ट को दूर भगाने के लिए इस दवा को लिया जाना सही होगा। और शोध ऐसा बताते हैं कि करीब 75 से 80% पेशेंट्स इसी कैटेगरी में आते हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया से सफर कर रहे होते हैं। मतलब ये दवा पहली चॉइस नहीं होगी डॉक्टरों की, उन्हीं पेशेंट्स को दिया जाएगा जिन पेशेंट्स ने लंबे समय तक पुरानी वाली एंटीसाइकोटिक दवाइयां ली हैं और या तो पेशेंट को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुए हैं या फिर उन दवाओं का बहुत खासा असर नहीं आया। और क्योंकि ये दवा बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं लाती, इस वजह से कंपनी को और जो कई सारे दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जो दवाइयों पर रिसर्च करते हैं या जो साइकेट्री या मेंटल हेल्थ एरिया में काम करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये दवा बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी और अगर एक बार इस दवा को सस्ता कर दिया जाए तो रोज़ाना इस दवा की लाखों में बिक्री होगी। जो पुरानी एंटीसाइकोटिक दवाएं हैं उनमें एक FDA द्वारा रिलीज्ड एक बॉक्स वार्निंग होती है जिसमें यह कहा जाता है कि इसके ये सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए इसे डॉक्टर की सुपरविजन में लें और कभी अगर जरा सा भी ये साइड इफेक्ट नोटिस करें तो इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करें। कुछ इस तरह की वार्निंग्स इशू की जाती हैं जब रिसर्च ऐसा बताती है कि इस दवा से कुछ खतरे भी हैं, पर इस दवा से ऐसा कोई रिस्क नहीं देखा जा रहा। पर क्योंकि फिलहाल इस पर बहुत सारा शोध नहीं हुआ है, इसलिए इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि फ्यूचर में कुछ ऐसी बॉक्स वार्निंग दी जाएगी या नहीं। इस दवा को लेकर जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे जिसमें इस दवा को CAR-XT नाम से जाना जाता था, उस दवा को लेने के बाद जो पेशेंट्स थे जो उन रिसर्च में पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने काफ़ी सारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स रिपोर्ट की थी, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और स्टमक पेन। तो इसलिए ये जो दवा है ये कुछ पेट की समस्याएं तो लाती है, कुछ ऐसे लक्षण तो पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा जिसमें उसके गैस्ट्रिक मैकेनिज्म्स पर कुछ असर आ रहा होगा। इस वजह से FDA ने जो इस दवा को अप्रूव करने की जो स्टेटमेंट रिलीज की उसमें उन्होंने बोला कि जिन लोगों को लिवर इंपेयरमेंट है उन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए।
क्योंकि इस दवा से और ज़्यादा लिवर डैमेज हो सकता है। तो ऐसे में देखने में लगता है कि जैसे डॉक्टरों के पास तो कोई अच्छे इलाज ही नहीं थे और वो जो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ देते थे वो इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स लाते थे, पर फिर भी जो डॉक्टर्स थे वो पेशेंट्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को फोर्स करते थे कि ये दवाइयाँ लेनी ज़रूरी हैं, ये दवाइयाँ ले लो। और इस तरह से प्रोमिसेस देते थे जैसे कि ये दवाइयाँ पेशेंट को पूरा ठीक कर देंगी। और यही वजह है कि बहुत से पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स में अक्सर ये शिकायतें रहती हैं कि इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, पर डॉक्टर्स अक्सर इस बारे में कभी बात नहीं करते या इस बारे में कभी मीडिया में भी सुनने में नहीं आता। सोशल मीडिया पर भी कहीं कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स नहीं है जो इस बारे में बताएं कि किस तरह से इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स से लोगों को नुकसान हो रहा है और क्यों कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखने की ज़रूरत है। पर क्योंकि पेशेंट्स के पास और कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती, इसलिए उनको वही एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जो कि डॉक्टर्स के पास भी अवेलेबल है और जो कि रिसर्च के ऊपर बेस्ड है कि हाँ अभी फिलहाल यही मैकेनिज्म हमें पता है और इसी के बेसिस पर दवाइयाँ दी जा सकती हैं। और जो भी रिसर्च रहा है साइकेट्री में वो काफ़ी स्लो रहा है। दूसरी मेडिकल स्पेशलिटीज़ के मुकाबले साइकेट्री काफ़ी स्लो ग्रो करी है। हालांकि पिछले 40-50 साल में बहुत सारी दवाइयाँ खोजी गई हैं जिनके बारे में पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और बहुत सारे पेशेंट्स को पहले इलेक्ट्रिक कॉन्वल्सिव थेरेपी दी जाती थी, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। एक टाइम पर 70 से 80% पेशेंट्स को इलेक्ट्रिक शॉक का ट्रीटमेंट ही दिया जाता था और आज ना के बराबर पेशेंट्स को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो ये बात तो सच है कि इन दवाओं ने बहुत से लोगों की लाइफ को बेटर किया है, और यही वजह है कि क्यों मेडिकल प्रोफेशन को थोड़ा नरमी के साथ देखा जाना चाहिए। जितनी शिकायतें लोग और उनके फैमिली मेंबर्स, पेशेंट्स रखते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि इन शिकायतों को कम किया जाए, क्योंकि मेडिकल साइंस धीरे धीरे एडवांस करती जाती है, नए नए मैकेनिज्म्स खोजती रहती है और उन्हीं के आधार पर दवाइयों के बारे में पता चलता है। जो लोग मेडिकल प्रोफेशन के नहीं होते, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं होते, जो ले पर्सन होता है, मतलब जो केवल मेडिकल सिस्टम का कंज्यूमर होता है, उनके मन में अक्सर ये शिकायतें आती हैं क्योंकि वो दवाओं के काम करने के ढंग के बारे में नहीं जानते। थोड़ा बहुत एजुकेट कर भी लें खुद को, पर फिर भी जो डॉक्टर्स जानते हैं वो पेशेंट्स या उनके फैमिली मेंबर्स या दूसरे लोग नहीं समझ सकते। इसलिए डॉक्टर्स जानते हुए भी कि उनकी दवाइयाँ थोड़ी इफेक्टिव हैं, पर क्योंकि उनके पास और दूसरी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मजबूरन उनको वही दवाइयाँ पेशेंट्स को देनी पड़ती हैं। थोड़ा बहुत फोर्स भी करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा ही सही पर कम से कम पेशेंट की कंडीशन अच्छी तो हो सकती है, और कई मामलों में तो पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है इन दवाओं से। हालांकि हिंदुस्तान में तो ऐसे लोग कम मिलते हैं जो मेडिकल सिस्टम को लेकर थोड़े सिंपैथेटिक रहते हैं, पर बाहर के देशों में मेडिकल सिस्टम को समझना या दवाइयाँ कैसे काम करती हैं इसके बारे में ले पर्सन को भी काफ़ी अच्छी खासी समझ हो जाती है, क्योंकि वहाँ जागरूकता बहुत ज़्यादा है। इसी लाइन पर एक फिल्म मेकर थी जिनका नाम है पैटी मलकाही। उनको स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिला था 2019 में। डायग्नोसिस मिलने के बाद उन्होंने भी वही दवाइयाँ ली, क्योंकि उनको भी अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूएस, यूके, जो भी देश हो, सब जगह वही दवाइयाँ दी जा रही हैं। कोई ऐसा है नहीं कि इंडिया के डॉक्टर्स कुछ खराब दवाइयाँ दे रहे हैं। तो अपना इलाज लेने के बाद उन्होंने वहाँ पर साइकेट्री डिपार्टमेंट में, वहाँ वो एक पीयर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करने लगी, मतलब एक पीयर सपोर्टर, कि दूसरे लोग जो कि इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनको गाइड करना, उनको थोड़ा बेहतर दिशा देना, उनकी काउंसलिंग करना, कुछ इस तरह का कोई पीयर सपोर्टर का काम वो बाद में करने लगी, क्योंकि अपने इलाज के बाद उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों को सही गाइडेंस की जरूरत है। ये ऐसा बताती हैं कि मैं भी वही एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ लेती थी और दवाइयों से उनके पैरानॉइड डिल्यूजन्स तो कंट्रोल हो गए, हेलुसिनेशंस भी कंट्रोल हो गई, पर इसकी उनको एक कीमत चुकानी पड़ी, और वो थे उनके साइड इफेक्ट्स, क्योंकि उनको काफी सारे मोटर सिम्टम्स जो कि मूवमेंट डिसऑर्डर होते हैं वो सिम्टम्स उनको एक्सपीरियंस करने पड़े, जिसमें वो बहुत ज्यादा शेक करती थी, हाथ पैर हिलते थे, बॉडी कभी कभी थोड़ी हिलती थी, और बहुत रिपीटेटिव वो ब्लिंक करती थी, आंखें झपकाती थी। कुछ इस तरह के इनवॉलंटरी मूवमेंट्स उनकी बॉडी में देखने में आए उनको, जो कि पब्लिक में 4 लोगों के बीच बड़े ही खराब लगते थे, उनको शर्म महसूस होती थी। उनकी डोज भी जब कम हो गई तब भी कोई बहुत अच्छा असर नहीं आया, क्योंकि तब उनके सिम्टम्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दोबारा शुरू हो जाती थी। उनकी सोचने समझने की ताकत थोड़ी कम हो गई थी, और वो बहुत ज़्यादा जो रोज़मर्रा की लाइफ में जो चीज़ें हैं उसको एंजॉय भी नहीं कर पाती थी। पर वक्त के साथ जब उन्होंने डॉक्टरों के साथ काम करके देखा, एक पीयर एजुकेटर के तौर पर जब उन्होंने वर्क किया, तो पाया कि डॉक्टर्स का दोष नहीं है कि पुरानी वाली दवाइयाँ जो मिल रही हैं उसमें डॉक्टर्स जो भी डोजेज दे रहे हैं ये उनकी कमी नहीं है। डॉक्टर्स अपने में जो बेस्ट कर सकते हैं वो करते हैं, पर ये एक बदकिस्मती कह सकते हैं कि डॉक्टर्स के पास भी जो तरीके हैं
वो बड़े ही क्रूड, बड़े ही कच्चे से तरीके हैं। अभी इसके अंदर बहुत एडवांसमेंट नहीं हुई है, इसीलिए स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कहने को बहुत सारा रिसर्च हो चुका है। बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स जो है उसके अंदर ढेर सारी रिसर्च स्किज़ोफ्रेनिया पर पब्लिश हो चुकी हैं, पर फिर भी बहुत गहरे से अभी इस बीमारी को नहीं समझा जा पाया है। इसीलिए जरूरी है कि हर पेशेंट अपने साइड इफेक्ट्स के साथ खुद डील करना सीखे। और वो बताती हैं कि उन्होंने भी अपने काफी गैस्ट्रिक और मूवमेंट रिलेटेड जो डिसऑर्डर और प्रॉब्लम्स आती थी उनके साथ डील करना सीखा। क्योंकि अगर दवाइयां छोड़ दी जाती तो दवाइयां छोड़ने की वजह से डिल्यूजन हेलुसिनेशन उनके वापस आ जाते, जो कि उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया था। पर वो कहती हैं कि साइड इफेक्ट्स के साथ अगर जीने की आदत हो जाए या उनको मैनेज करने के तरीके आ जाएं तो इन दवाइयों के जो भी मिल रही हैं उनके बहुत से फायदे हैं। और हिंदुस्तान में भले ही ये कोबेनफाई जैसी दवाइयों को अप्रूवल मिलने में कई साल लग जाएं, पर पेशेंट्स के लिए समझना जरूरी है कि वो साइड इफेक्ट्स को कैसे मैनेज करें। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो साइड इफेक्ट्स तो बहुत एक्सपीरियंस करते हैं पर फिर भी इलाज को लेकर काफी पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, समझते हैं कि ये दवाइयां कैसे काम करती हैं और दवाइयों की, डॉक्टरों की लिमिटेशन को जानते हुए वो ट्रीटमेंट को लेकर भी पॉजिटिव रहते हैं और ट्रीटमेंट से जितना भी फायदा मिल सकता है उस फायदे को भी लेते हैं। और दवाओं के ऊपर जो साइकोलॉजिकल वर्क किया जाना चाहिए उस काम को करके भी वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। इसीलिए एक ओवरऑल अप्रोच के साथ अगर स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी को अप्रोच किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा फायदा देता है। साइकेट्रिस्ट भी ऐसा जानते हैं कि जो अभी की जो दवाइयां हैं वो पूरे जो सिम्टम्स होते हैं उनमें से केवल एक क्लस्टर को ही टारगेट करती हैं, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, जिसमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस आती हैं। और ज्यादातर साइकेट्रिस्ट इन पॉजिटिव सिम्टम्स के अलावा पेशेंट को फायदा देने में काफी अक्षम है। बहुत से पेशेंट के सिम्टम्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आवाजें उनको कुछ सेल्फ हार्म करने के लिए भी उकसा देती हैं। कई बार पेशेंट्स अपना और दूसरे का नुकसान करते हैं क्योंकि उनको आवाजें ऐसा बोलती हैं। इन सिम्टम्स के साथ पेशेंट की लाइफ काफ़ी ख़राब हो जाती है और ना ही केवल पेशेंट पर जबकि फैमिली मेंबर्स पर भी बहुत बर्डन पड़ता है। करीब 5% पेशेंट्स स्किज़ोफ्रेनिया से जो सफ़र करते हैं वो सुसाइड से अपनी जान गंवाते हैं। और ज़्यादातर मामलों में ये जो सुसाइड होता है ये हेलुसिनेशंस की वजह से, उनको उकसाने की वजह से होता है। स्किज़ोफ्रेनिया अपने में एक डिसेबिलिटी है। बहुत से पेशेंट्स में ये काफ़ी सीवियर होती है, एक क्रोनिक बीमारी के तौर पर उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है और एक पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी अफेक्ट करती है। लाइफ में उसकी अचीवमेंट्स पूरी नहीं हो पाती, रिलेशनशिप, करियर, एजुकेशन पर बहुत बड़ी चोट पहुंचती है और पेशेंट जो है वो जिंदगी भर रिलैप्सिस से जूझता रहता है। कभी हॉस्पिटलाइज होगा, कभी उसकी दवा का डोज बढ़ेगा, कभी वो बिल्कुल काम करना बंद कर देगा, तो कभी वो थोड़ा बहुत एक्टिव भी हो जाएगा। तो इन सब उतार चढ़ावों से पेशेंट जूझता रहता है, जिसमें उसके ऊपर सिम्टम्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमेशा बना रहता है। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझने की भी है कि इसी तरह की जो डिसअपॉइंटमेंट जब डॉक्टरों में रहती है, जब डॉक्टर्स भी बड़े हताश हो जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी दवाइयाँ अच्छा असर नहीं ला रही, तभी वो प्रेरणा लेते हैं और वो कुछ अलग सोचने की तरफ प्रेरित होते हैं। नहीं तो जो दवाइयाँ काम कर गई, अगर स्किज़ोफ्रेनिया के सारे सिम्टम्स अगर ठीक हो जाते तो डॉक्टर्स नए मैकेनिज्म ना खोजते। जैसे कि जो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ हैं सेकेंड जनरेशन वाली, वो पॉजिटिव सिम्टम्स तो ठीक करती हैं पर नेगेटिव सिम्टम जैसे कि मोटिवेशन की कमी होना, सोशल विड्रॉल होना, फीलिंग्स में कमी आ जाना, पेशेंट ज़्यादा बोलता नहीं है, सुस्त हो जाता है और साथ ही कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आती है, अटेंशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, इन सब एरियाज में भी प्रॉब्लम आती है। ये सारे सिम्टम्स को वो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ टारगेट नहीं कर पाती। तो इसी हताशा से ये जो नई दवा है ये निकल कर आई है। एली लिली कंपनी ने सबसे पहले ये कोबेनफाई की जो इंग्रेडिएंट है, मेन केमिकल है जेनोमेलाइन, इसको मैन्युफैक्चर किया था 1990 के दशक में और इसको डिमेंशिया के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था। क्योंकि ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को ठीक करती है दवा, इसलिए डिमेंशिया में इसकी सबसे पहले एप्लीकेशन देखी गई थी। पर क्योंकि इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स मतलब साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा शोध आगे नहीं किया गया और इसके जो ज्यादातर क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनको बंद कर दिया गया। क्योंकि पेशेंट्स रिसर्च से बाहर करते जा रहे थे खुद को। मतलब शुरू में 100 पेशेंट्स ने अगर मान लीजिए पार्टिसिपेट किया तो 100 में से मान लीजिए 70-80 पेशेंट्स ने रिसर्च में आगे कंटिन्यू करना छोड़ दिया, क्योंकि रिसर्चेज लंबे समय तक चलती हैं। और वो इसलिए छोड़ा क्योंकि उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ रही थी, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम्स आते थे। तो इसलिए इस पर बहुत सारा शोध 1990 के दशक में डिमेंशिया के इलाज के लिए नहीं हो पाया। पर 2012 में करुणा थेरेप्यूटिक्स नाम की कंपनी ने एली लिली से इसके राइट्स ले लिए और कुछ ऐसे तरीके खोजने लगे जिनसे कि इस दवा के आने वाले साइड इफेक्ट्स को ब्लॉक किया जा सके।
फिर रिसर्चर्स ने एक कंप्यूटर एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जो कि करुणा थेरेप्यूटिक्स में काम करते थे, और उन्होंने कंप्यूटर एल्गोरिदम की मदद से 7410 मतलब 7410 कंपाउंड्स पर रिसर्च किया, मतलब उसको पूरा एनालाइज किया, और इस पूरे एनालिसिस के बाद एक केमिकल आइडेंटिफाई हुआ, मतलब कंप्यूटर की मदद से आइडेंटिफाई हुआ, जिसका नाम है ट्रोस्पियम क्लोराइड। और ये जो केमिकल है ये जेनोमेलाइन के जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको काउंटर करने में मददगार साबित होती है। और ये जो केमिकल है ये केवल पेट तक ही सीमित रहता है, ये दिमाग तक नहीं पहुंचता, क्योंकि जेनोमेलाइन जो है वो दिमाग तक पहुंच जाएगी, पर ट्रोस्पियम क्लोराइड दिमाग तक नहीं पहुंचती, मतलब ये पेट के लेवल पर ही सारे सिम्टम्स दूर कर देती है। और इस तरह दवा बनी कार एक्सटी, जिसमें कि ये दोनों केमिकल्स का कॉम्बिनेशन था, जिसे आज कोबेनफाई के नाम से मार्केट किया जा रहा है। जब करुणा थेरेप्यूटिक्स ने एफडीए में इस दवा के अप्रूवल के लिए अपनी एप्लीकेशन दी, तो उसमें उन्होंने एक स्टडी को बेस बनाया, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि कैसे इस दवा के काफी पॉजिटिव असर स्किज़ोफ्रेनिया में आते हैं। ये जो स्टडी थी ये 5 हफ्ते तक की गई थी, जिसमें 252 पेशेंट्स को लिया गया था। ये सारे पेशेंट्स स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स थे। इनमें से आधे पेशेंट्स को तो कोबेनफाई दवा दी गई और आधे पेशेंट्स को प्लेसिबो दिया गया, मतलब उनको कोई दूसरी दवा दी गई पर वो कोबेनफाई नहीं थी। और सिम्टम्स की एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई, उन सब पर इस दवा के असर को देखा गया, मतलब दोनों ग्रुप्स के अंदर पेशेंट्स के स्कोर्स को कंपेयर किया गया, और इन सिम्टम्स में डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, मोटिवेशन, सोशल विड्रॉल, हर तरह के सिम्टम थे। टेंशन, हॉस्टिलिटी, गुस्सा, डिसओरिएंटेशन, इनसाइट लेवल, ये जितने भी पॉसिबल सिम्टम्स जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं उन सब पर इस दवा के असर को जांचा गया। 5 हफ्ते के बाद जब ये स्टडी पूरी हुई तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जिन पेशेंट्स ने कोबेनफाई दवा ली थी उनके स्कोर्स में 20 पॉइंट्स की कमी आई, जबकि जो प्लेसिबो ग्रुप था उसमें केवल 10 पॉइंट्स की कमी आई। मतलब जो भी उन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर रखा होगा उसमें 20 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स की कमी देखी गई दोनों ग्रुप्स में। और ये जो इंप्रूवमेंट थी ये डॉक्टरों का ऐसा देखना था कि ये बहुत सिग्निफिकेंट थी, मतलब 20 पॉइंट्स की कमी जो कोबेनफाई की वजह से आई ये अपने में बहुत क्रांतिकारी थी। इससे पेशेंट्स के अंदर जो उनकी मेंटल कंडीशन थी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। इन सभी पेशेंट्स में जो कि 252 टोटल पेशेंट्स थे और उनमें से आधे पेशेंट्स कोबेनफाई ले रहे थे, इनमें से केवल 20% पेशेंट्स ही ऐसे थे जिन्होंने नोजिया, कॉन्स्टिपेशन या स्टमक पेन की कंप्लेंट्स एक्सपीरियंस की, और 14% पेशेंट्स ऐसे थे जिनको उल्टियां लगी। अब मार्च 2024 में ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब ने करुणा थेरेप्यूटिक्स को $14 बिलियन में खरीद लिया, जो करीब 11-12 खरब रुपया होता है। और इन्होंने अप्रैल 2024 में स्किज़ोफ्रेनिया इंटरनेशनल रिसर्च सोसाइटी की एनुअल कांग्रेस में एक रिपोर्ट प्रेजेंट की। इसमें उन्होंने 134 पेशेंट्स का डेटा प्रेजेंट किया जिन्होंने एटलीस्ट 1 साल तक कोबेनफाई दवा का इस्तेमाल किया था। अब ये जो सारे लोग थे, 134 लोग जो कि कोबेनफाई ले रहे थे, ये कोबेनफाई लेने से पहले दूसरी कुछ एंटीसाइकोटिक दवाइयां ले रहे थे, मतलब उन दवाइयों की वजह से इनका वजन बढ़ गया था। अब ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट की ये मेनली मेटाबॉलिक प्रोफाइल को लेकर थी, मतलब पेशेंट्स के अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेस थे वो किस तरह के थे ये इन्होंने इस रिपोर्ट में प्रेजेंट किया। तो उन्होंने कहा कि एवरेज तौर पर सभी पेशेंट्स ने 2.5 किलो वजन कम किया 1 साल के अंदर, और 65% पेशेंट्स ने वजन में कमी को एक्सपीरियंस किया, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ज्यादातर दवाइयां वजन बढ़ाती हैं पर इस दवा ने वजन कम कर दिया। 1 साल तक दवा को लेने से पेशेंट्स के प्रोलैक्टिन लेवल्स में भी कोई चेंज नहीं आया था बड़ा, और साथ ही पेशेंट्स में कोई मूवमेंट डिसऑर्डर्स भी नहीं देखे गए, मतलब सिग्निफिकेंटली नहीं देखे गए। छोटा मोटा कुछ जरूर फर्क आया होगा पर बहुत बड़ा फर्क नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि पेशेंट्स को ये जो साइड इफेक्ट्स थे ये बहुत परेशान करते थे। तो मतलब ये जो सारे रिजल्ट्स थे वो काफी पॉजिटिव रहे हैं। हालांकि 62% पेशेंट्स ने छोटे मोटे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स वाले साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस किए थे, जैसे कॉन्स्टिपेशन, नोजिया और वॉमिटिंग, पर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं थे और मैक्सिमम पेशेंट्स जो थे इन साइड इफेक्ट्स को टॉलरेट कर गए। तो ये दवा जो है ये काफी अच्छे प्रोमिसेस दिखा रही है। पहली जो एंटीसाइकोटिक दवा थी जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को कम करती थी वो थी क्लोरप्रोमाजीन, जो कि करीब 70 साल पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, और 1960-70 के दशक के बाद इसको काफी ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाने लगा। और इस पहली दवा के बाद वैसे तो बहुत सारे और केमिकल्स खोजे गए, बहुत सारी और दवाइयां बनाई गई पेशेंट्स के लिए, कई अलग अलग दवाइयां आज मार्केट में अवेलेबल हैं, पर ये सारी दवाइयां जो हैं ये एक ही तरह के डोपामीन वाले जो पाथवेज होते हैं ब्रेन में उन्हीं को टारगेट करती हैं। बहुत सारी रिसर्च की गई, बहुत सारा उन रिसर्चेस में पैसा खर्च किया गया,
बहुत कोशिशें की गई कि कुछ नया निकल के आए, बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग लगाया, पर जैसे जैसे ब्रेन इमेजिंग स्टडीज और काफी सारी फिजिकल स्टडीज करने के बाद जब डॉक्टरों की नॉलेज बढ़ी, तब पता चला कि कैसे कई दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स की भी काफी बड़ी भूमिका होती है स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स में। काफी सारी जेनेटिक रिसर्चेस भी हो चुकी हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया की बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने का अटेम्प्ट करती हैं। और जेनेटिक्स में या साइकेट्रिक जेनेटिक्स में बहुत अच्छी खोजें हुई हैं, बहुत कुछ पता चल चुका है स्किज़ोफ्रेनिया की जेनेटिक्स के बारे में। पर इन सब खोजों के बाद भी ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। कोई बहुत अच्छी दवाइयां, कोई बहुत अच्छे केमिकल्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाए जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के ज्यादातर सिम्टम्स को कम कर दें, जिसे कहते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट देखने में नहीं आया। पर अच्छी बात है कि अब कुछ नए मैकेनिज्म ढूंढ लिए गए हैं और ये जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को टारगेट करने वाली दवा है कोबेनफाई, इसके अगर अच्छे फायदे पेशेंट्स में आ गए तो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स की लाइफ को बहुत हद तक बदला जा सकेगा। और भी कई सारे केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिन पर रिसर्च हो रहा है और हो सकता है कि आगे आने वाले 5-10 साल के अंदर और नई दवाइयां निकल के आ जाएं। एनीवेज, जो भी है, अभी जो भी नई दवाइयां आ रही हैं, देखते हैं कि इंडिया में कब अवेलेबल होती हैं, क्योंकि ये कोबेनफाई जो है या इसका जो केमिकल है ज़ेनोमेलाइन, अभी ये शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा बहुत जल्दी। 2-3 साल लग सकते हैं जब कोई इंडिया की फार्मा कंपनी इसको अवेलेबल कराए। पर एटलीस्ट एक उम्मीद बनती है, एक होप आती है कि कुछ नए तरीके से अब पेशेंट्स का इलाज किया जा सकता है जिनको कि स्किज़ोफ्रेनिया है और उनकी लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर बनाया जा सकता है। इस बारे में और थोड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी होगी आगे आपको देता रहूंगा। ज़ेनोमेलाइन के बारे में रिसर्च क्या कहती है, किस तरह के इसके अच्छे फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं, साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या रहते हैं, इस बारे में आगे कभी चर्चा करूंगा। क्योंकि अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं। आने वाले 1-2 साल के अंदर जब तक ये दवा इंडिया में आएगी तब तक इस पर बहुत सा शोध ऑलरेडी हो चुका होगा, तो काफी कुछ पता चल चुका होगा और डॉक्टर्स काफी एजुकेट हो चुके होंगे तब तक कि इस दवा को किस तरह से प्रिस्क्राइब करना है और किन पेशेंट्स को देना है। तब तक जो मेजर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो यही हैं जो कि एंटीसाइकोटिक दवाइयां चल रही हैं, जिनमें वही दवाइयां आती हैं रिस्पेरिडोन, एरिपेप्राजोल, क्लोजापिन, क्यूटायापिन, ओलेंजापिन। कुछ इसी तरह की दवाइयों से ही पेशेंट्स का इलाज किया जाएगा। या फिर जो दूसरी ऑप्शंस हैं जिसमें साइकोथेरेपी होती है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट को ठीक करने के लिए कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी है, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग होती है, रिहेबिलिटेशन का भी कई पेशेंट्स को जरूरत पड़ता है, फिर आरटीएमएस होती है और इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी होती है। कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट से ही अभी पेशेंट्स को ठीक किया जा सकता है। तो जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिए पॉजिटिव रहना जरूरी है और जितना भी फायदा हो सकता है इन ट्रीटमेंट से उनकी तरफ आगे बढ़ना जरूरी है। तो इस तरह की और जानकारी अपनी वीडियोस में देता रहूंगा। लंबी वीडियो हो गई, इस तरह की जानकारी के लिए थोड़ा ज्यादा कंटेंट देना पड़ता है और इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो और लोगों से शेयर कर लें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।